आमंत्रित करना चाहती हूँ कि इन रिसोर्स पर्सन कुछ प्रेरणा पाकर आज यहाँ से ये सेशन की शुरुआत करें। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के सेशन के लिए सबके सामने आगे बढ़ेंगे। निवेदन है शासन सचिव महोदय। प्रियंका जी फ्रॉम एनसीईआरटी, डिप्टी कमिश्नर निशा जी, राम जी, ऑनरेबल प्रिंसिपल्स, resource persons who have come from school, from PHC schools and guides, आप सबका स्वागत है इस वर्कशॉप में। आप जान रहे हो PHC schools की कितनी इम्पोर्टेंस है। जैसे अभी इन्होंने 6 core values बताया, तो जनरली वी हैव टेकन अप equipped schools जहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ये PHC स्कूल शुरू किया गया है। स्कूल्स को आपको जैसे बताया भी मैडम ने 639 स्कूल्स इन फेज 1 एंड फेज 2, ओरिजिनली 2 पर ब्लॉक होना है। अल्टीमेटली उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अभी हम 33-0 के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, लगभग 350 ब्लॉक होते हैं, तो 700 होने चाहिए। फेज वाइज बढ़ेंगे। अब जैसे 50 जिला मैप होगा उस हिसाब से ब्लॉक बढ़ेंगे, तो ये स्कूल्स भी बढ़ेंगे। और अभी आप 33 जिले के हिसाब से आके जाएँ, फिर वो भी 50 जिला हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंग्रेचुलेट यू फॉर बीइंग सिलेक्टेड एज द आरपी फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन। और दूसरा है यू हैव योर सेट ऑफ चैलेंजेस। आज आपको ट्रेनिंग में ये बताएंगे कैसे अपने स्कूल को आगे ले जाना है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, आपका सहयोग देना है। पॉइंट दैट आई हैड जॉटेड डाउन फ्रॉम कॉमन इश्यूज थे, जैसे इन्होंने बता दिया आपको इम्पॉर्टेंट आपको अपने स्कूल का एक ब्रांड का ध्यान रखना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द स्कूल ब्रांड की स्ट्रेंथनिंग हो, इनोवेशन हो, एंड इट शुड लुक आउट डिफरेंट। प्राइमरी मॉडर्न स्कूल्स का होता है, जैसे आप केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को आज भी देखते हो, इट्स अ डिफरेंट सीट ऑफ लर्निंग। उसी तरह आपका ये जो सीट ऑफ लर्निंग है, इट हैज़ टू बी डिफरेंट, इट हैज़ टू बी बेटर। मतलब ऐसा हो कि हमारे स्कूल के सभी बच्चे और अन्य बच्चे इवन प्राइवेट स्कूल्स के वो एस्पायर करें आपके इन स्कूलों में आने के। वो तब होगा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना वगैरह सभी का विकास होगा, सुविधाएं आप दोगे, रिजल्ट्स अच्छे होंगे, एनरोलमेंट रिटेंशन बढ़िया होगा। तो जब तक कि समग्र विकास, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा स्कूल का, वी विल नॉट एबल टू अटेन दैट। इसके तहत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देखते हैं, जिसके लिए हम आईने पूछते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, हाथ धोने का, टॉयलेट्स, लड़कों के लिए अलग टॉयलेट्स, दे मस्ट बी वेरी फंक्शनल। ये छोटी चीज़ें दिखती हैं, बट देन आप भी अपने बच्चों को स्कूल में नहीं डालेंगे जहाँ लड़कों के अलग टॉयलेट्स नहीं हो, टॉयलेट्स फंक्शनल नहीं हो। टॉयलेट होना भी जरूरी है, फंक्शनल भी होना जरूरी है। पानी हो टॉयलेट में, गेट बंद होता हो, कुंडी पूरा लगा हुआ है गेट का, ये सब छोटी चीज़ें आपको देखनी है। यू हैव टू गाइड द स्कूल। आपके कई जगह आप देखे होंगे ICT लैब लगा हुआ होगा, यू वुड हैव स्मार्ट क्लासेस। जितने भी ICT इनिशिएटिव्स आपके यहाँ लिए गए, आर दे फंक्शनल और नॉट, आर दे बीइंग यूटिलाइज्ड और नॉट। मतलब सिर्फ स्मार्ट क्लास होने से मतलब नहीं है। मान लीजिए मेरा हिंदी टीचर की बेटी की शादी है, वो छुट्टी पर चले गए हैं 3 दिन, तो 3 दिन बच्चों को क्लास नहीं छूटना चाहिए। बच्चों उन 3 दिन का फ्राइडे प्रोग्राम निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल संस्था प्रधान को ये पता है कि ये 3 दिन नहीं रहेंगे। तो उन 3 दिन में हिंदी का मेरे को आपको हार्ड ड्राइव दिया हुआ है, स्मार्ट क्लासेस है, ये ज्ञान के हमारे कंसेप्ट हैं, उन सबको यूटिलाइज करके यू हैव टू इंश्योर कि उन बच्चों का वो करिकुलम नहीं छूटे, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव लिमिटेड डे ऑफ क्लासेस। और उसमें समय अगर आप 3 दिन बर्बाद कर देंगे तो बाद में वो आंधी तूफान की तरह तो पढ़ाएगा नहीं। बच्चों की भी जो कंसेप्चुलाइज करेंगे, जो ग्रहण करेंगे आपसे, उसके लिए तो समय चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लास्ट में रश करने से फिर क्या होता है, अपना गुणवत्ता वही गिरता है। फिर ये जब ICT के इतने इनिशिएटिव्स हैं, लिया ही हमने वो स्कूल जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको ये ध्यान रखना है इन सब का यूसेज हो, इसके लिए पूरा प्रोग्राम बनाए। एंड एज रिसोर्स पर्सन, एज प्रिंसिपल, यू हैव टू टेक द लीड। आपको आगे बढ़ाना है संस्था। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं गया था उदयपुर में। आई वेंट टू PMC स्कूल। आई डोंट नो मिस्टर मेघवाल इज हियर और नॉट।
जी हियर पीएम श्री वाज द नेम ऑफ द स्कूल। मैं गया था, मावली में थी वो स्कूल, मावली नहीं, दैट वाज झाड़ोर, एंड ही डिड इट वेरी वेल। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ एज अ पीटीआई, दे वर डूइंग वेरी वेल। मीन्स उस दो आदमी के इनिशिएटिव से स्कूल में बहुत सुंदर, मैं उसने देखिए अपने हिसाब से, जैसे आपका कहता हूँ हर्बल गार्डन बनाया, एंड ब्यूटीफुल हर्बल गार्डन, हमें भी प्लांट कराए वहाँ प्लांट। स्मॉल थिंग्स दैट कैन मेक अ डिफरेंस, स्मॉल थिंग्स दैट कैन मेक अ डिफरेंस। इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ द प्रिंसिपल। फिर जब लोग काम करने लगते हैं ना, तो अगल बगल से जानदाता लोग अपने जुड़ने लगते हैं आपके संस्थाओं से। करियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में देखिए वोकेशनल एजुकेशन, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था एक बार बहुत पहले, अगर आपने सुना होगा उनका कोई प्रोग्राम, तुम कौन हो, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर क्वालिफाइड, हाउ यू आई एम अ बीटेक और एमटेक हार्डली मैटर, व्हाट एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन एंड सोसाइटी इज इम्पोर्टेंट। मैं क्या कर पा रहा हूँ अपने देश के लिए, वो महत्वपूर्ण। मैं दर्जी का ही अगर काम सीख लेता हूँ तो मैं नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, राइट। मैं अगर गार्डनिंग का काम जानता हूँ, मैं कारपेंटरी का काम जानता हूँ, तो आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू नेशन बिल्डिंग। नॉट जस्ट दैट, आप उस बच्चे को बेरोजगार होने से बचा रहे हो। मतलब 12वीं के बाद हर बच्चा उस परिस्थिति में कैबर होता है कि वो आगे नहीं पढ़ सकता, कम से कम उसकी दक्षता ऐसी बढ़ा दो, उसकी स्किल्स ऐसी डेवलप कर दो। तो इसमें वोकेशनल एजुकेशन से आपका जो 9th से 12th का जो वोकेशनल एजुकेशन का प्रोग्राम है आपके स्कूल्स में, इसमें ये देखिए आपको जैसे 16 सेट्स एनसीईआरटी आपको दे रही है डिफरेंट ट्रेड्स। मैंने इस बार किया, मैं सेक्टर स्किल काउंसिल से का लिंकेज कर रहा हूँ। एनएसपी और लेवल 4 जो होता है, जो 12वीं के बराबर होता है, वो डिग्री हम दिलाएंगे आपके इन ट्रेड्स में, ताकि उस डिग्री के बाद उस बच्चे को अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आ जाए पारिवारिक की कॉलेज नहीं जा पा रहा, तो वो उस जिसमें आपने वोकेशनल ट्रेनिंग कराई उसको नौकरी भी ले सकता है। तो अपने को उस फोकस के साथ काम करना है। मतलब ये नई एजुकेशन पॉलिसी ये कतई नहीं कहती है कि तुम कंटिन्यू पढ़ना ही है। मेरी पारिवारिक परिस्थिति है तो मैं लैटरल मूवमेंट भी कर सकता हूँ। मैं बीए 1 साल करके मैं बाहर गया, नौकरी करके आया, फिर मैं दूसरे साल में आ सकता हूँ। तो इसलिए आप तैयार कीजिए बच्चों को। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है, अपने को प्रैक्टिकल ज्ञान भी देना है वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से, ताकि छोटी मोटी चीज़ें वो कर लें। आप ही घर में आप बिजली के छोटे मोटे काम करते ही हैं, उस हिसाब से अपने फ्यूचर जनरेशन को तैयार कीजिए। एक आपके स्कूल्स में देखिए लड़कियों की हाइजीन के लिए भी ध्यान रखिए आप लोग। मैं कई स्कूल्स में गया हूँ, सब जगह मैं देख रहा हूँ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स पड़े हुए हैं, वो चालू है, तो कई जगह इंसिनरेटर बंद है। आपने ध्यान है पॉलीथीन जब आई थी, हर जगह पॉलीथीन का कचरा हो रहा था। इतनी इट डज नॉट डिग्रेड इजीली, 10,000 साल में डिग्रेड होता है। तब अब हम पॉलीथीन के चलते उसको अब हटाने के लिए एक मूवमेंट कर रहे हैं। हर जगह आप देखते हो नो प्लास्टिक, नो बैग्स। वही भारतीय अपनी सैनिटरी पैड्स की हो जाएगी अगर हम ध्यान नहीं देंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है सैनिटरी पैड्स के लिए आपको स्कूल्स में, देखो स्कूल हर ज्ञान का मंदिर यहीं से शुरू होता है। आप अपनी बेटियों को अगर ये सिखाओगे सैनिटरी पैड है, ये एक जगह जमा होगा, डिस्पोजल पैकेट पे रखा जाएगा, इसको इंसिनरेटर में डालना है। इंसिनरेटर में डालने का काम आपके एक आदमी को ट्रेनिंग दिया हुआ है, उसमें कोई हैंडलिंग का इशू नहीं है। डाल दिया, बर्न हो गया, एट द मिनिमम एनवायरमेंट हैजार्ड आपका वो वेस्ट निकल गया। नहीं तो ये वेस्ट आप देखना कई जगह आप देखोगे हाईवे के बगल में फेंका रहता है, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए आपको इंसिनरेटर्स दे रहे हैं, वेंडिंग मशीन दे रहे हैं। वेंडिंग मशीन का पर्पस है, अभी भी हमारे सोसाइटीज कंजर्व है, कई जगह फीमेल एंड मेल टीचर्स दोनों काम कर रहे हैं। लड़कियां मांग नहीं सकती है, कम से कम वेंडिंग मशीन में 10 का सेट है। आप ये अब उसमें सुनिश्चित क्या करना है, आपको फ्री में सरकार दे रही है आपको सैनिटरी नैपकिन स्कूल, कम से कम 10 का सेट भर के तो रखो। अब 3 दिन तक भरोगे नहीं तो लड़की मांगेगी नहीं, संकोच करेगी, फिर वो अपने फादर को कॉल कर, माँ को कॉल करेगी, वो आके दे जाएगी उसको। तो आपका तो फ्री दिया हुआ भी बेकार होगा। ये प्लीज सुनिश्चित कीजिए। किचन गार्डन का मैंने आपको कह दिया, अभी जैसे उदयपुर में ऐसे ब्यूटीफुल अर्बन गार्डन, मैं बच्चे को देख रहा हूँ टमाटर तोड़ के वहीं खा रहा है, मिट्टी वहीं लिया, धो के 10 बच्चों को 10 टमाटर दे दिया ना। उससे बढ़िया क्या विटामिन ए एंड सब पूरा आपको मिल गया उसमें।
कैपेसिटी निशा जी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सिंस यू आर हेडिंग दिस डिवीजन, इनका ट्रेनिंग हैंड होल्डिंग सभी टीचर्स का, जितने भी इनके रिसोर्स पर्सन, नॉट जस्ट रिजल्ट, ऑल द टीचर्स एंड स्टाफ का रेगुलरली कीजिए, बिकॉज दे मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। देखिए कुछ समय के बाद केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी ये सब आपको याद करेंगे, कई बार PM श्री से आपका VC से लिंकेज होगा, क्योंकि आप PM श्री के लिंक ऑफिसर हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो अपने स्कूल्स को अपने को यूनिक बनाना है, इसमें ILC के सपोर्ट आगे इन ट्रेनिंग्स में आप बताएंगे। तो यू आर अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये 639 स्कूल्स हैं, आप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है हमारे लिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपके यहाँ एंट्री के लिए भीड़ ज़्यादा हो। The supply has to exceed demand. अगर सप्लाई डिमांड को 3 गुना एक्सीड कर गई तो समझ लो आप सक्सेसफुल हो गया। वो तब होगा जब बेसिक सुविधाएं दोगे, रिजल्ट्स अच्छे होंगे और हम कमिटमेंट के साथ हम आप मिलकर काम करें। थैंक यू। कि स्ट्रेंथिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स की तो करनी ही है, साथ में ही जो आधारभूत संरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें बेहतर मेंटेन करना है। इसके अलावा जो बालिकाएं हैं उनके लिए हाइजीन के लिए प्रॉपर हमें वहाँ पर अरेंजमेंट्स करने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सर ने कही है कि यूनिक तरीके से काम किया जाए, और जब हम अच्छा काम करते हैं तो दानदाता स्वयं ही जुड़ने लगते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जब जवाबदेही लेते हैं किसी चीज़ की, यदि विद्यालय के अंदर भी संस्था प्रधान और शिक्षक जवाबदेही लेते हैं तो वहाँ पर दानदाता पैसा लगाते हुए बिल्कुल नहीं हिचकते। और ये राजस्थान में यहाँ पर बहुत अच्छे भामाशाह हैं जिन्होंने स्कूलों के बहुत अच्छे कायापलट किए हैं। तो हम लोग समुदाय को जोड़ के, दानदाताओं को जोड़ के और भी अच्छा काम कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने कहा है कि इन स्कूलों को ब्रांड के रूप में स्थापित करने की हम लोग जो चेष्टा कर रहे हैं वो तभी फलीभूत होगी जब यहाँ पर एडमिशन के लिए 3 गुना भीड़ हो और हमें ये कहना पड़े कि अब इस स्कूलों के अंदर इतनी हम लोग कैपेसिटी नहीं है कि इतने बच्चों को एडमिशन दे सकें। तो ब्रांड के रूप में स्थापित करना होगा। हमें हर क्षेत्र में PM श्री विद्यालयों के अंदर काम करने की आवश्यकता है ताकि कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहे, और हर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या करिकुलर पेडागोजी है या फिर हम लोग बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, सभी चीज़ें वहाँ पर वेल अप टू डेट होंगी। और ये तभी हो पाएगा जब बहुत कुछ, जैसा सर ने एक स्कूल का उदाहरण दिया है महात्मा उदयपुर का, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं सर राजस्थान में वास्तव में देखे जा सकते हैं जो PM श्री स्कूल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी रिसेंट में ही हमने जयपुर जिले के सभी 28 PM श्री स्कूलों की विजिट की है, उसमें भी अच्छे स्कूल निकल कर आए हैं। और जो चीज़ जो कमियाँ हमें नजर आई हैं उन कमियों पर भी पूरा हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बहुत अच्छा काम करेंगे, उनको फाइंड आउट करेंगे और उन संस्था प्रधानों को, उन टीचर्स को हम लोग इस तरह से डायरेक्ट करेंगे कि वो बहुत अच्छा काम करें। और सबसे बड़ी बात है कि यदि संस्था प्रधान और टीचर्स पूरे मनोयोग से काम करें तो मुझे लगता नहीं कोई भी काम ऐसा हो जो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सामने ऑलरेडी ऐसे एग्जाम्पल स्कूल्स हैं जिनको देखकर लगता है कि ये भी सरकारी विद्यालय है और सरकारी टीचर्स और प्रिंसिपल यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी है, प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सेशन सचिव महोदय का कि इस वर्कशॉप के लिए इन्होंने इतना अच्छा प्रेरणा उद्बोधन देकर हमें और आगे प्रोत्साहित किया है। अब मैं NCERT से हमारे बीच में उपस्थित है प्रियंका वार्ष्णेय जी। हम लोग सभी उत्सुक हैं कि PM श्री विद्यालयों के अंदर जो आपका सेशन है NCERT का, वो सभी रिसोर्स पर्सन अच्छी तरह से इसको गेन कर सके और करिकुलर पेडागोजी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि वास्तव में PM श्री स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ये लगे कि हम लोग कुछ अच्छा गेन कर रहे हैं, नॉलेज दिन प्रतिदिन हम लोग गेन कर रहे हैं, असेसमेंट की ज़्यादा चिंता नहीं हो, नॉलेज उन बच्चों को मिले। मैं आमंत्रित करती हूँ प्रियंका जी वार्ष्णेय को NCERT से अपने सेशन के लिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले सभी को सादर प्रणाम, नमन एवं वंदन। और राजस्थान की भाषा में कहें तो खम्मा गणी। मेरा नाम प्रियंका वार्ष्णेय और NCERT हेडक्वार्टर्स में फैकल्टी के तौर पे सहायक प्राध्यापक के दफ्तर में कार्यरत है। और आज PM श्री स्कूल्स के लिए लेके जो रिसोर्स पर्सन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को हम कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि ये प्रोग्राम काफ़ी हद तक आप अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, तो उसी के लिए यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो हमारे सचिव सर हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, आज हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने, जिसको हम कहते हैं सेटिंग द टोन, मतलब जो हमारा कार्यक्रम है उसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रेरणादायी शब्द हमें बताए और बताया किस तरीके से मैं
नोट डाउन भी कर रही थी सर की बात को काफ़ी ध्यान से सुनते हुए, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने पूरा मतलब एक जरा से अपने शब्दों में पूरी बात को उन्होंने समाहित किया और हमें बताया कि किस तरीके से जो हमारे जो एक अवधारणा है पीएम श्री स्कूल्स की जो अवधारणा है वो क्या है और उसके लिए हमारे अपने कर्तव्य बोध क्या क्या होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे याद रही सर के वक्तव्य में वो ये थी कि सर ने कहा कि इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मैं अभी जैसे कल रात को ही यहाँ पहुँची दिल्ली से, तो रास्ते में मेरी चर्चा हो रही थी कुछ विद्वान जनों से, तो मैंने यही कहा कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी अलग क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्रों से बहुत अलग क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर हमारी इंटेंशन नहीं है, हमारा एटीट्यूड नहीं है, हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है, जिसको हम कहते हैं सेवा भाव नहीं है अगर हमारा, तो फिर कोई भी स्कीमों कोई भी चीज़ों को नहीं हो सकती। तो सर ने ये जो बात कही इससे आई थिंक काफ़ी प्रेरणादायक और बहुत मोटिवेशनल है। इसी के संदर्भ में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी कि आपके साथ साथ आपके ज्ञान से कुछ हम सीखेंगे, कुछ हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसको हम साझा करेंगे और मिलके कि हम कोशिश करेंगे कि हमें जो एक टास्क हमारे सामने है पीएम श्री स्कूल्स को एक हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि अक्रॉस इंडिया अलग अलग स्टेट्स में हमारे जितने भी पीएम श्री स्कूल्स हैं वो एज लीडर स्कूल्स काम करें, क्योंकि हम रोल मॉडलिंग के बारे में सब लोग जानते हैं, हमें सबको पता है कि कई बार होता है कि हम एक स्टैंडर्ड को देखते हैं, पैरामीटर को देखते हैं और उससे हमारे आसपास वाले जो विद्यालय हैं वो भी उत्साहित होते हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए ये पूरी एक स्कीम लाई गई है। तो आशा करती हूँ कि थोड़ा बहुत जानकारी आपको इसकी पहले से होगी, लेकिन थोड़ा सा एक संदर्भ देते हुए ये 7 सितंबर 2022 में स्कीम को लॉन्च किया गया था पीएमश्री को, और ये इसका जो पूरा एक फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो यहाँ पे जो हम एक विकसित भारत की संकल्पना कर रहे हैं, जो हम ये देख रहे हैं कि भारत को किस तरीके से हम एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के तौर पे स्थापित कर पाएँ, वहीं से इसकी एक अवधारणा आगे बढ़ी है। और 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई थी, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हम कहते हैं, उसके कौन कौन से रिकमेंडेशंस हैं, कौन कौन सी उसमें चीज़ें हैं जो हमें बताई गई हैं, और उसी के संदर्भ में आप सबको ये जानकारी होगी विद्वान जनों को कि एनसीएफ फाउंडेशन स्टेज 2022 में एनसीईआरटी और सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत लाया गया, और एनसीएफ एसई स्कूल एजुकेशन के लिए 2023 में करिकुलम फ्रेमवर्क लाया गया है। तो जो अभी हमारे मेन 3 जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एनईपी 2020, एनसीएफ एसएफ 2022 और एनसीएफ एसई 2023, इनके संदर्भ में हम पीएम श्री स्कूल्स को किस तरीके से कंसेप्चुअलाइज करते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बदलाव हैं, क्या क्या परिवर्तन हैं, वो हमें लाने चाहिए, जिससे कि हम उसकी विजन को एनईपी 2020 के विजन को इम्प्लीमेंट करें। तो ये मेरा जो आपके साथ में डिस्कशन रहेगा उसका मैंने आपको एक भूमिका देने का प्रयास किया है कि मैं इन चीज़ों पर चर्चा करूंगी, और बाद में हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन ये भी देखेंगे कि पीएम श्री स्कूल्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमसे एक्सपेक्टेड हैं और कैसे हम उनको एनईपी 2020 की लाइट में समझ सकते हैं। मे आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बार बार में लगता है कि इंग्लिश भूली जाती है, तो डिक्शनरी जो क्या तैयार उसमें लिखा कर ली गई है, उसके द्वारा यहाँ कर दी गई है, उनका वहाँ पर सही समय पर पहुँच जाएगा तो मातृभाषा में शिक्षण करनी पड़ती है। बहुत आपने बहुत नहीं कहूँगी गहरी बात कही है मातृभाषा को लेके, कि मातृभाषा का जो एक इशू है वो बहुत सालों से रहा है। हम कह सकते हैं कि इस दंश को हम झेलते रहे हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही होशियार होते हैं, बहुत ही काबिल होते हैं और बहुत ही प्रतिभावान होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक एक कॉलोनाइज्ड माइंडसेट कहीं ना कहीं सोसाइटी में रहा है, जिसमें एक ही अवधारणा कहीं ना कहीं रहती है कि जो अंग्रेजी माध्यम है, अंग्रेजी शिक्षा है, अंग्रेजी बोलने वाला, अंग्रेजी लिखने वाला, अंग्रेजी पढ़ने वाला इंसान ही ज्यादा काबिल है। तो ये जो हमारा एक हम कह सकते हैं हमारा एक स्टीरियोटाइप रहा, हमारा एक प्री अजम्पशन रहा, कॉलोनियल माइंडसेट रहा, इससे निकलने के लिए एनईपी 2020 हमें प्रेरणा देती है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप सबने पढ़ी होगी ये पॉलिसी, इसमें बहुत बार, बहुत जगह, बहुत तरीके से इस बात को रीइंफोर्स किया गया है कि मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में बच्चों का जो एक्सप्रेशन है मातृभाषा में, उसको भी ज्यादा से ज्यादा हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं
जैसे मेरा अपना जो वो है, मेरी एजुकेशन जो है वो मैं साइंस एजुकेशन से है मेरा। तो साइंस एजुकेशन में मेरे जो ऑब्जर्वेशन रहे वो ये रहे कि खास तौर से मैथ्स में और साइंस में जो होता है वो मातृभाषा को हम कहीं ना कहीं डिस्करेज कर जाते हैं, क्योंकि एक लेवल के बाद में हम तो अंग्रेजी माध्यम को ही ज्यादा बढ़ावा देने लगते हैं। तो बच्चे का जो स्ट्रगल होता है वो डबल स्ट्रगल रहता है। वो एक तो स्ट्रगल रहता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं बड़ी बड़ी क्लासेस में उससे जूझ रहा होता है बच्चा, और दूसरा होता है कि वो फिर ये कोशिश कर रहा होता है कि मुझे जबरदस्ती उस भाषा में बोलना है, उस भाषा में लिखना है जो मेरी अपनी भाषा नहीं है। तो यहाँ पे जो उनकी कॉग्निटिव ग्रोथ होती है, जो उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, वो काफी बुरी तरीके से प्रभावित होता है। तो परफॉर्मेंस में हम ये कह देते हैं कि भाई ये बच्चा तो नहीं अच्छा कर रहा है। साइंस का कई बार बच्चों को क्लियर हो जाता है, मैथ्स का डर लगता है, लेकिन अब एजुकेशनल रिसर्चेस जब करी जा रही हैं और बहुत सारे अनुभव के तौर पे भी ये बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम में। ये प्रॉब्लम है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि उसी लैंग्वेज में बोलना है, मातृभाषा में क्यों नहीं। हम बहुत सारी कंट्रीज के हमारे सामने एग्जांपल हैं, अपनी मातृभाषा में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी निकल के आ रही है, बहुत सारे इनोवेटिव काम हो रहे हैं। तो इसीलिए जो पहली आप देखेंगे उसमें एनईपी 2020 में भी इंक्लूजन पे बहुत संदर्भों में, चाहे वो सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी हो, भारत एक मल्टीकल्चरल प्लेस है यहाँ पे, तो सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी को इंक्लूड करने की जरूरत है। बच्चों के जो गिफ्ट्स हैं, अलग अलग कल्चरल नॉलेज है, उनको क्लास में लेने की जरूरत है। उनकी मल्टीलिंगुअल एबिलिटीज को हमें समाहित करने की जरूरत है। इसके अलावा जेंडर इंक्लूजन की जरूरत है। जैसे सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, सचिव सर ने अपने उसमें वक्तव्य में, कि कई बार होता है कि जेंडर में, जैसे जेंडर स्पेसिफिक, और मैं ये नहीं मानती कि वो लड़कियों की ये प्रॉब्लम होती है, लड़कों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब हम जेंडर की बात करते हैं तो दोनों साइड को और तो सबकी प्रॉब्लम को हमें समझना है, क्योंकि हमारा काम इंक्लूजन है। हमारा काम कोई ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर लिंग को हमें सहयोग करना है। तो हमें ये देखना है कि क्या क्या उनके चैलेंजेस हैं, जेंडर की वजह से उनको क्या क्या चीज़ें हैं, चाहे पढ़ने लिखने में हो, चाहे स्कूल आने में हो, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, किस तरह से उनका एम्पावरमेंट हम कर सकते हैं। तो पॉलिसी इसके बारे में भी बात करती है। इसके अलावा दिव्यांग जन की जब हम बात करते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की जब हम बात करते हैं, उनके लिए क्या क्या हम सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं। कहना चाहूँगा मैडम कि हम बॉयज एंड गर्ल्स की तो बहुत बात करते हैं, ट्रांसजेंडर के लिए क्या पॉलिसी है हमारी। इंक्लूसिव एजुकेशन में ट्रांसजेंडर के लिए भी इंस्पायरेशन होनी चाहिए, उनको भी आगे लाना चाहिए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ अगर ये चीज़ हो तो ये जो वर्ग है, जो एक डेप्राइव्ड वर्ग है, इसको भी केंद्रीय उसमें आने में काफ़ी मदद मिलेगी आई थिंक। तो मुझे लगा कि ये वाला एक मैं आपको क्लिप दिखाना चाहूँगी इंक्लूजन को लेके, सेंसिटिविटी को लेके। इनको हम अपनी कक्षाओं में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो में मिल जाएंगे। तो इससे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सेंसिटिविटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। जो मुझे समझ में आया, मेरा अपना जो शोध कार्य है वो भी इसी से रिलेटेड है, इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो मुझे जो समझ में आया वो ये है कि सबसे बड़ी बात जो इंक्लूसिव एजुकेशन में रहती है वो होती है संवेदनशीलता का विकास। क्योंकि अगर देखिए मैं संवेदनशील नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात मेरी कक्षा में जब बच्चे आते हैं, इंडिया में ये एक फैक्ट है, भारत में एक फैक्ट है कि मल्टीकल्चरल जो है सोसाइटी रही है, सालों सालों से रही है। और अब जब ग्लोबलाइजेशन का एनवायरनमेंट बन रहा है तो मूवमेंट भी बहुत हो रहा है, माइग्रेशन भी बहुत हो रहा है, चाहे वो हमारा नौकरी हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, या फिर शादी के बाद हो, लोग अलग अलग कारणों से मूव कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी विद्यालय में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी जगह के बच्चे हों, वहाँ के तो बच्चे होंगे ही होंगे, लेकिन हमें बहुत अलग अलग जगह के बच्चे भी मिलते हैं। तो अगर हम सबको इंक्लूड करने का हमारे अंदर संवेदनशीलता नहीं है तो वो बच्चे अलग अलग ग्राउंड पे कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रमाइस एज अ टीचर ये है कि मेरी क्लास में जो भी बच्चा बैठा है वो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा का मतलब मेरा विद्यार्थी है, मेरा बच्चा है, अब मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मैं उसका विकास कैसे करता हूँ, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम चीज़ों को कर सकते हैं। इंक्लूजन CSWN चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हैं, जैसे अभी आपने देखा विकलांग दिव्यांग बच्चे हैं,
उनके प्रति होता है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है, बुजुर्ग माता पिता बुजुर्ग लोगों के लिए होता है, राइट। कई बार आपके स्कूल में स्वच्छता के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आपको लार्ड स्टेट का भी बच्चा पढ़ रहा है, सबको समान एक ही लेवल पर लाना ही इंक्लूजन है। उसको ये महसूस नहीं हो कि वो स्वच्छकार है और मैं सेठ हूँ। सेठ के बच्चे को भी उस गरीब के बच्चे के साथ जेल कराना, यही आपकी उपलब्धि है। उसको आजीवन ये महसूस नहीं होना चाहिए ये पैसे वाला मैं गरीब। इसीलिए आपके इस प्लेटफॉर्म पर सबको एक लाना, यही आपके लिए चैलेंज भी है, आपकी मोटिवेशन है। ये तब शुरू होगा, जैसे आपने कहा ट्रांसजेंडर का गवर्नमेंट ने डाल दिया एनईपी पॉलिसी में, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैटेगरी एडमिशंस में, बट दैट विल नॉट हेल्प ये होगा अगर आप उसको अपने में इंक्लूड कर सकें, कोई उस पर हंसे नहीं, कोई उससे ये फालतू बातें नहीं करे किस डेरे से आए हो, मतलब हम आप में एक है। मतलब वो तो गवर्नमेंट का भगवान ने कहा है ना, ये बेटा है, ये बेटी है, ये ट्रांसजेंडर है, मतलब इसको हमको डिफेक्ट नहीं कहते, तो इसको हमको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको असाइमुलेट करना पड़ेगा। कई बार आप देखोगे ऐसे केसेस में, आप देखिएगा कई बार आप बच्चों को अगर नहीं समझाइएगा, मुझे ध्यान है, तो मतलब कोई फीमेल अगर है प्रेग्नेंट है आ रही है, तो छोटे छोटे बच्चे जो नए एडोलेसेंट में हंसते हैं कई बार, बट यू हैव टू टीच दैट। अगर आप उसको समझाओगे बेटे तुम जब उसके पेट में थे माँ तुम्हारी ऐसे ही थी, तो उसको समझ में आएगी। You have to understand. So inclusion is about everything. It's just not about that. तो ये क्या आपको स्कूल इसलिए कहा जाता है, ये संस्कार तो स्कूल से ही बनते हैं, तब तो वो बस में जगह देगा। ठीक है ना, अभी भी हम सीखते हैं, अभी भी आप देखिएगा कई बच्चों का, अगर आप नॉर्थ ईस्ट बेंच पे जाओगे, आर्मी वाले आते हैं, उसके लिए अभी भी कई पेरेंट्स कई बच्चे अपनी सीट के बगल में बुला के बिठा लेते हैं। यही संस्कार है, उसके लिए कोई टिकट और कोई नियम नहीं। राइट, थैंक यू। और जो भी हमारी अलग अलग जो हम चाहे राज्य स्तर पर कहें या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कहें, जो हमारी चर्चाएं हो रही हैं, जो हमारी एजुकेशनल रिसर्चेस हो रही हैं, वहाँ पे हर जगह ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी जेंडर को आगे लाया जाए। क्योंकि जब हम ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं, जब हम मानवतावादी शिक्षा की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक कर्तव्य हो जाता है कि सारे ही बच्चे, चाहे उनका कोई भी लिंग हो, किसी भी तरह की उनकी आइडेंटिटी हो, जेंडर आइडेंटिटी हो, हम सबको ही समाहित करें और सबके लिए सुनिश्चित करें कि क्वालिटी एजुकेशन हम किस तरह से दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात आप। वो कैटेगरी में नहीं आ पाए, उनको छूट नहीं मिली, इसी तरह और अन्य जो श्रेणी के बालक है, तो उनको भी जो विद्यालय में विशेष शिक्षक नहीं मिलने के कारण पढ़ाई जरूर उनकी बाधित हुई है। हाँ, कहने को अपन कह सकते हैं कि वो जो अध्ययनरत है, लेकिन सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हम पीएमसी विद्यालय को इतना समृद्ध बनाएं कि वहाँ जो इस प्रकार के अगर उनके आवास व्यवस्था हो जाए, हॉस्टल हो जाए, वहाँ रैंप या ब्लाइंड जो ब्रेल लिपि की किताबें हो जाए, मूक बधिर के जो शिक्षक हो जाए, तो ये बहुत अच्छा सुझाव है। मेरे क्या मैं जो पीएमसी विद्यालय में ये व्यवस्थाएँ कर लें ताकि हर ब्लॉक में कम से कम 2-3 विद्यालय वहाँ रह करके धन्यवाद। स्कूल के लिए जा रहे हैं, अभी इनिशियली एक जिले में एक स्कूल ऐसा बना सकते हैं जिसमें कि इनके लिए भी हॉस्टल फैसिलिटीज और सब एक बार शुरू वैसे करते हैं, फेज वाइज दिस विल टेक अप। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। उससे क्या होगा कि आपका भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग बढ़ेगी, आपका भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो आप अब अगली जो स्लाइड हम आपको दिखाने वाले हैं, उसमें 2 ब्लॉक्स हैं, एक बार दिखा दीजिए। हाँ, ये जो है हमने एक्चुअली क्या किया है, जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन स्टेज है, उसी डॉक्यूमेंट में अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं, फोकस होकर बात करी गई है। वहाँ पे बताया गया है कि करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, पेडागोजिकल इंटरवेंशंस किस तरह के होने चाहिए, असेसमेंट किस तरह का होना चाहिए, एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए, स्कूल एज एन इकोसिस्टम हमें कैसे डेवलप करना चाहिए। ये बहुत सारे चैप्टर्स के तौर पे दी गई है चीज़ें फोकस तरीके से। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये जो 2 चैप्टर्स हैं, उनका यहाँ पे एक तरह से कवर पेज जो है वो दिया हुआ है, बताया गया है। अब आप देख सकते हैं एक चैप्टर जो फाउंडेशन स्टेज के करिकुलम फ्रेमवर्क में है, वो है एम्स करिकुलर गोल्स कॉम्पिटेंसीज इन लर्निंग आउटकम्स। एम्स करिकुलर गोल्स कॉम्पिटेंसीज इन लर्निंग आउटकम्स, इस पे बात करी गई है इस चैप्टर में। और एक और चैप्टर है इसमें डॉक्यूमेंट में जो कहता है अप्रोच टू लैंग्वेज एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी जैसे मेरे राइट साइड पे जो ग्रुप बैठे हुए हैं, वो ब्लू वाला जो है हमारा ब्लॉक, यानी कि जिस चैप्टर में बात करी गई है एम्स करिकुलर गोल्स कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स, ठीक है।
आप लोग अपने साथ में जो बैठे हुए हैं उनके साथ में चर्चा कर सकते हैं कि आपके हिसाब से इस चैप्टर में क्या है। अगर गूगल डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, पहले से थोड़ा आइडिया है तो इस विषय में चर्चा कर सकते हैं आप। सिमिलरली लेफ्ट साइड में जो ग्रुप बैठे हुए हैं वो अप्रोच टू लैंग्वेज एजुकेशन और लिटरेसी को लेके फाउंडेशन स्टेज में क्या कहा गया है उस पर आप एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम हम लेंगे तकरीबन, और उसके की पॉइंटर्स जो हैं अगर आप नोट डाउन कर पाएं कि हमारे हिसाब से जो फाउंडेशन स्टेज के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें ये चीज़ें जो हैं वो हैं। पीछे वाले चलिए स्लाइड। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्कशन है उसके बाद में आपको 2 चीज़ें देखनी है कि व्हाट डू यू थिंक दिस चैप्टर इंक्लूड्स। आपके हिसाब से अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो हेल्पफुल है, नहीं पढ़ा हुआ है तो आप अभी के अभी भी देख सकते हैं। आप थोड़ा सा इस पर सोचने की कोशिश करिए कि ये जो पीपीटी है ये भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे और जो आगे भी हैं वो सब शेयर हो जाएंगी, तो कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं है, दैट विल बी शेयरिंग विद यू। तो यहाँ पे आप देखिए कि चैप्टर में क्या है एंड व्हाई दिस चैप्टर इज रेलेवेंट टू योर स्कूल। आप अपने स्कूल में जैसे अगर हम बात करें एम्स की, करिकुलर गोल्स की, कॉम्पिटेंसीज की, लर्निंग आउटकम्स की, तो वो हमारे को एक तो क्या है नंबर 1 करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से, और दूसरा हमारे स्कूल के लिए वो कैसे रेलेवेंट है और उसके संदर्भ में हम अपने स्कूल में क्या कर सकते हैं ये हमें देखना है। इसी तरीके से जो अगला यहाँ पे दूसरा जो चैप्टर का मैंने बताया कि जो हमारे लेफ्ट साइड में जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं वो अप्रोच टू लैंग्वेज एजुकेशन पे काम करेंगे, लिटरेसी पे काम करेंगे। तो आप ये देखिए कि इस चैप्टर में लैंग्वेज एजुकेशन और लिटरेसी को फाउंडेशनल स्टेज पे लेके क्या कहा गया है और आपके स्कूल के संदर्भ में आप क्या की टेकअवेज वहां से ले सकते हैं। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, ठीक है। आप अपने साथ में जो आपके बैठे हैं आप उनसे चर्चा कर सकते हैं, कॉमन पॉइंटर्स निकाल सकते हैं। अगर आप निकाल पाए इट विल बी रियली गुड कि हमें क्या सजेशंस दिए गए हैं, क्या हमें सिखाया जा रहा है, क्या बताया गया है, क्या इसकी अवधारणा है, वो हमें समझना है। पॉलिसी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी स्टेज जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनको हम जरूर पढ़ें, वर्ड टू वर्ड पढ़ें, कई बार पढ़ें और अपने जो हमारे फेलो टीचर्स हैं उनके साथ उनकी चर्चा करें। तो जो रिकमेंडेशन हम दिए गए हैं वो किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, चर्चा करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे स्कूल में करना थोड़ा सा मुश्किल है तो उस पर भी चर्चा करें कि ये कैसे हो सकती है। हमारे अपने लोकल संदर्भ को देखते हुए, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने आएंगे और उनको हमें रिजॉल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्कूल्स में ग्रुप बनाएं और इसको हम डिस्कशन ग्रुप्स कह सकते हैं और इस पर हम डिस्कशन करें। उनकी बहुत अच्छी सहभागिता रही। आई एम ऑल एनर्जाइज्ड एंड एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड बाय दैट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम टू बी कंटिन्यूड। तो आप लोग अपने जो पॉइंटर्स हैं, की पॉइंटर्स वो डेवलप कर लीजिए क्योंकि इसके बाद अब मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि आपने क्या इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में देखा है और आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर हम अभी की एक्टिविटी के बारे में बात करें तो एज में बच्चे को हम यहाँ फाउंडेशन स्टेज में उसी स्टेज की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से कौन से एक्सपीरियंसेस हमें देने होंगे, कौन सा एनवायरनमेंट हमें क्लास में बनाना होगा, क्या हमें इंटरवेंशन देने होंगे, चाहे हम लाइब्रेरी की बात करें, चाहे हम लैंग्वेज के कॉर्नर्स की बात करें, रीडिंग कॉर्नर्स की बात करें या फिर हम स्टोरीज की बात करें, रोल प्ले की बात करें, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हमें संविधान के अंदर न्याय संगत, समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण की बात की गई है और उसके लिए उसका जो माध्यम है, सबसे सशक्त माध्यम वो शिक्षा है। तो शिक्षा के द्वारा हम इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो अब शिक्षा प्रणाली का जो लक्ष्य है वो अच्छे नागरिकों का विकास करना है। तो अच्छे नागरिक उनमें क्या गुण हो, जो विवेकशील हो, तर्कसंगत विचार हो, कर्म करने में जो सक्षम हो, जिनमें करुणा और समानुभूति हो, साहस और लचीलापन हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, रचनात्मक कल्पना शक्ति हो। तो ऐसे नागरिकों का निर्माण जो हमारी संविधान की परिकल्पना को साकार कर सके वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तो एम्स की जो बात की गई है उसके अंतर्गत हम सब उस शिक्षा के द्वारा उस एम्स की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं करना है, करने के लिए कर देना है ना, उद्देश्य जरूरी है। तो अगर हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, भारत जैसे देश की बात कर रहे हैं जिसमें 140 करोड़ से ज्यादा की हमारी आबादी है, हम सब लोग मिलकर 140 करोड़ से ज्यादा हैं
तो यहाँ की अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट हमारा विषय है, तो इसका उद्देश्य क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता तो हम कुछ भी करते रहेंगे, किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। तो ये जो चैप्टर है फाउंडेशनल स्टेज पे, ये हमें बहुत क्लियरली बताता है कि क्या हमारे एम्स हैं। और जैसे सर ने कहा कि भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा गाइडिंग डॉक्यूमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हम सबके लिए। तो संविधान जो है वो हमें क्या बताता है, क्या उसके की इनसाइट्स हैं हमारे लिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वहां से हमें समझना पड़ेगा कि एजुकेशन के लिए हमारा क्या एम निकल के आता है। बहुत सही कहा आपने सर। गोल्स उसके बारे में बात कर रही हूँ कि जो छोटा बच्चा है हमारी क्लास में आ रहा है, घर में उसको बातचीत का अलग माहौल है, अलग लैंग्वेज है, और जैसे ही हमारे टीचर्स के बीच में आता है वहाँ पे एक फॉर्मल माहौल मिलता है जहाँ वो अपनी बात कह नहीं सकता है, और कहता है तो या तो हंसी मजाक हो जाती है या उसे टोक दिया जाता है। तो उसे इस काबिल बनाने में हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट उसे उपलब्ध कराएं कि वो अपनी बात सहज भाव में कह सके, उसे वहाँ पे स्वीकार किया जाए और उसे अप्रिशिएट किया जाए और उसे मोटिवेट किया जाए कि वो अपनी बातें वैसी उसी प्रकार से कह सके। यानी उसका संप्रेषण या कम्युनिकेशन इंटरेक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए उसके साथ में, छोटे बच्चे के साथ। और दूसरी बात यह है कि जब वो इंटरेक्शन कर रहा है तो उसकी एक लैंग्वेज तो घर की हो गई है ना, जो अभी हम बात कर रहे थे इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत कि मातृभाषा में होना चाहिए। एक तो वो हमें उसे मोटिवेट करना है कि उसे बोलता रहे, लेकिन साथ में हमारे नए शब्द जो हैं वो भी उसे शामिल करवाने हैं और उसे बातचीत में शामिल करवा के उसे अभ्यास देके अपनी बात सहज भाव में वो हर परिस्थिति में रख पाए, इतना योग्य बनाना है। तो जो हमारा गोल है वो है 2 भाषाओं में वो अपना इंटरेक्शन कर पाए और प्रभावी तौर पर अपनी बात कह सके, जैसे भी वो कहना चाह रहा है टूटे फूटे शब्दों में हम समझ पाए और समझ के आगे उसे सही करके और इम्प्रूव कर पाए, ये गोल है। कि जब तक हमारे पार्टिसिपेंट्स अपनी बात साझा कर रहे हैं, दूसरे लोग उनको सुनने के साथ साथ ये भी सोचें कि यहाँ पे ये जो चैप्टर है उसमें 4 टर्म्स यूज हुए हैं, है ना? एम्स, करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स। अब ये चारों का क्या मतलब है ना? जब भी हम किसी चीज को समझने जाते हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है वो तो हम समझेंगे, लेकिन उस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, वो चैप्टर का टाइटल क्या है, वो क्या बात कह रहे हैं, क्या हमें कन्वे करना चाह रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है, इसको जानना भी जरूरी है। एम क्या होता है, गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या तीनों सेम हैं, क्या तीनों अलग हैं, क्या उनमें कोई रिलेशनशिप है। जब हम अपने शिक्षा के संदर्भ में एम्स की बात करेंगे, गोल्स की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, तो हम किस तरीके से उसे कंसेप्चुअलाइज करेंगे। जब क्लास में हम एक लेसन प्लान भी तैयार करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने अपने विषय में, तो हम ओवरऑल एजुकेशन के एम को कैसे देखेंगे, करिकुलर गोल्स को कैसे देखेंगे और उस कक्षा के लिए क्या ऑब्जेक्टिव बना के जाएंगे, इन सब चीजों पे विचार करना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए जब हम ये डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब बहुत आसान हो जाएगा कहीं ना कहीं हम अपने विषय के संदर्भ में अपनी जो हमारी एवरीडे क्लासरूम इंटरेक्शन है, जो हमारी दैनिक शिक्षा का जो आदान प्रदान है, उसमें हम कॉन्क्रीट तरीके से कैसे फोकस ला पाएंगे, ये चीज हो जाएगी। जी सर, आप अपनी बात करिए। करूंगा, क्योंकि ये बालक जो फाउंडेशनल स्टेज है 3 ईयर चाइल्ड है, तो 3 ईयर टू 8 ईयर, इसमें 3 to 4, 4 to 5 और 5 to 6 है प्री स्कूल के स्टूडेंट्स, और फिर 6 to 7 और 7 to 8 ईयर स्टूडेंट है फर्स्ट और सेकंड क्लास के। तो फाउंडेशनल स्टेज के करिकुलम के बारे में उनके लाइफ एक्सपीरियंस, उनके एरिया, उनकी जो अपने जो फैमिली बैकग्राउंड, उससे संबंधित ही हमें करिकुलम को डिसाइड करना चाहिए और उस पर पेडागोजी बना करके उनका फाउंडेशनल स्टेज मजबूत करना चाहिए। डाइवर्सिटी जो है वो हम बार बार कहते हैं कि हमें सेलिब्रेट करना है डाइवर्सिटी को। कुछ मेरे अंदर है, कुछ आपके अंदर है, कुछ आपके अंदर है, तो सब को मिला के हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और कैसे हम जिसको कहते हैं गिफ्ट्स, हम सबके पास गिफ्ट्स हैं, तो उन गिफ्ट्स को हम कैसे आगे ला सकते हैं और कैसे शेयर कर सकते हैं। तो यही बात जो है वो आपने जो कही कि उनके परिवेश से जोड़ के हमें देखना है कि जो भी हम सिखा रहे हैं, जो भी हमने अपना एम बनाया है, गोल बनाया है, वो उनके परिवेश से संबंधित हो। जैसे देखिए एक छोटी सी बात अभी आएगा लैंग्वेज के संदर्भ में जो हम देखेंगे, हमने थोड़ा सा सुना है, हाँ, तो उससे भी पहले का ये समझना थोड़ा अर्ली स्टेजेस में, जहाँ की ऐसा विद्वान जन कहते हैं कि न्यूरॉन्स डेवलपमेंट, ब्रेन का जो फॉर्मेशन है
और जो बच्चे अर्ली स्टेज में जितना कैच करते हैं वो बाकी स्टेज में धीरे करता है। तो अर्ली स्टेज जिसके अंदर कि उनको ये एबिलिटी टू रीड एंड राइट, हैंडलिंग बुक्स, पेज टर्न करना, और इनको उनके सिलेबस में ऐसी चीज़ें शामिल करें जैसे मैथ्स को लेकर है तो शेप एंड साइज वाली है, डार्क कलर वाली चीज़ें हैं, इस तरह से सिलेबस के अंदर उसको इन्वॉल्व करें तो उसका ग्रेस्पिंग जो है वो बढ़ सकता है। आपने जैसा स्थानीय परिवेश का कहा तो फैमिली एल्बम्स जो है उसको दिखाया जाए, उनके सराउंडिंग्स जो बॉल है, बोटल्स है जिससे वो खेलते रहते हैं, अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स भी आजकल तो मिलते हैं, छोटे मोटे वर्ड्स भी उनको सिखाए जा सकते हैं, गुड बाय, हेलो, इस तरह से। एनिमल्स की बुक्स भी है जो शेप अलग अलग शेपेस के अंदर आती है, स्टोरी टेलिंग वो सीखें, और ख़ास करके कम्युनिकेशन स्किल्स। और जहाँ डिफ़िकल्टीज आती है, मैंने जो कहा 2 वर्ड्स डिसलेक्सिया है और डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया जहाँ पर कि वो डिस्टिंक्ट साउंड के अंदर वो डिपेंड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चे भी मिल सकते हैं, उनको भी साथ लें। और डिसग्राफिया मीन्स राइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स और रिटन फॉर्म में वो वाली प्रॉब्लम। तो इस तरह का सिलेबस हो तो बच्चों को ग्रहण करने में आसानी होती है। तो ये बहुत तरीके से हमें ये बताने की कोशिश करता है हमारा जो करिकुलम फ्रेमवर्क है। और ये जो चैप्टर है कि लैंग्वेज की जो हम बात करते हैं उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। और ये एक बात और भी सबने ऐड करी उसमें, और बाकी लोगों ने कहा कि जैसे हम क्लासरूम है, मान लीजिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कई बार हमको अपना पीएमसी स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे मतलब वी आर ग्रेटफुल कि हमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी हमें फैसिलिटेट कराए जा रहे हैं और हमें पूरा सपोर्ट और एनकरेजमेंट है। लेकिन एक चीज़ ये है कि मान लीजिए हम कोशिश करें तो बहुत कम पैसों में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रीडिंग कॉर्नर बना दिया क्लास में, है ना, एक धागा लगा दिया और फिर उसके ऊपर हमने कुछ किताबें लगा दी, तो अब बच्चों के लिए ईजी एक्सेसिबिलिटी हो गई, क्लास में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कई बार थोड़ा खाली भी होता है, तो बच्चे का एनवायरनमेंट हमने प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कर दिया। तो हम रीडिंग की डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो बुक्स होती है वो खाली चित्र वाली किताबें दी जाती हैं बच्चों को, उसमें कोई टेक्स्ट नहीं होता, विजुअल बुक्स होती हैं। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि बच्चा एक फील में किताब को पकड़े, उसका पन्ना पलटना सीखे, फिर देखे कि जो चित्र है वो क्या कह रहा है, और उसमें बच्चों से उनसे इमेजिनेटिव स्टोरीज बनवाई जाती है। ये चित्र देखो, इसमें ये लड़का क्या कर रहा है, तुम्हारे हिसाब से इसने क्या सोचा होगा, इसकी मम्मी ने इसको रोटी दी है खाने के लिए, ये क्या सोच रहा होगा, ये इमेजिनेशन करवाया जाए, तो प्री रीडर्स कहा जाता है। तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम टेक्स्ट से कॉम्बार्ड कर दिया बच्चे को, छोटे बच्चे को, और बोला कि नहीं जो नहीं पढ़ पा रहा है उसकी इनको रीडिंग कैपेबिलिटी बहुत खराब है। तो हम पहले विजुअल से मोटिवेट करते हैं, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा एनसीईआरटी ने बहुत सारी बुक्स निकाली हैं और अलग अलग संस्थाएं भी काम कर रही हैं इस क्षेत्र में, कि एक एक लाइन करती है, सिंपल वाली। 2005 एक कड़वी सच्चाई है। सभी साथियों ने अपनी किताबें तो जरूर देखी होगी। हर एक के अमुक पर एनसीएफ 2005 पर आधारित ये पाठ्य पुस्तक तैयार करने के बाद हमारे डाइट में जब ये राजस्थान में समीक्षा हुई थी और लागू हुआ था, मैं उस बैठक का हिस्सा रहा। उदयपुर में ही है जो सारे डायरेक्टर वगैरह सारे डाइट की ओर से और इसी को हूबहू स्वीकार किया गया था। राजस्थान में अलग से करिकुलम तैयार नहीं किया गया था। करिकुलम की अगर डेफिनेशन देखें तो बहुत सरल और सहज है। क्यों पढ़ाना है, अर्थात शिक्षा के उद्देश्य, क्या पढ़ाना है, विषय वस्तु, कैसे पढ़ाना है, क्लासरूम प्रोसेस, और उसका मूल्यांकन कैसे होगा, ये मूल्यांकन व्यवस्था है। जिस दस्तावेज में ये चारों बातें हैं वो है जो करिकुलम। क्यों दस्तावेज शब्द आता है तो फिर जो सक्षम एजेंसी उसको अनुमोदन करती है, हस्ताक्षर करती है। हमें अपनी समझ ये विकसित भी करनी है। आप लोगों को जिले में जाकर पीएमसी स्कूल के जो भी संस्था प्रधान है उनकी एक मीटिंग जिले पर आयोजित करवानी है। आपको कोऑर्डिनेट करेंगे अपने जिले के एडीपीसी से, सीडीओ से, ताकि आप लोगों ने जो यहाँ पर
को मिले। हमें सभी को सेंसिटाइज करना है कि पीएम श्री स्कीम को हमें वास्तव में ग्रांट के रूप में स्कूलों को विकसित करना है ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये स्कूलें हो सके। अब जो प्रेजेंटेशन देख पीएम श्री स्कूल्स की, ये प्रेजेंटेशन पूरे इंडिया के अंदर सभी स्टेट में सभी जो रिसोर्स पर्सन है हमारे उनके लिए एक सिमिलरली एक जैसी बनाई है। भारत सरकार के द्वारा ही इसको बना के जो भी प्रेषित किया गया है कि हम जब बात कर रहे हैं एनईपी के अनुसार कि सभी टीचर्स को एक जैसा ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग का कंटेंट उसको उसी हिसाब से मिले, तो रिसोर्स पर्सन को भी एक समझ जो है वो पीएम श्री स्कूलों की एक जैसी हो जाए कि ये पीएम श्री स्कूल क्यों है, किसके लिए है और क्या क्या यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। तो ये पीएम श्री स्कूलों का जो संचालन है, हम ये मान के चले कि इनकी जो योजना है, ये योजना केंद्र के द्वारा जारी की गई। इस योजना में जो पीएम श्री योजना जितने भी स्टेट में जो चल रही है, जितने भी स्टेट में ये चल रही है वो 60-40 के रेशियो से, यानी केंद्र सरकार इसमें 60% पैसा दे रही है और राज्य सरकार इसमें 40% पैसा इसमें खर्च कर रही है। इसका मतलब ये पीएम श्री स्कूल है, इन स्कूलों के लिए हर साल कोई नया प्लान बनता है और उन प्लान के अकॉर्डिंग ही उनकी गतिविधियों को फिर इनका क्रियान्वयन स्टेट के द्वारा किया जाता है। लेकिन प्लान क्या बनेगा, कौन सी एक्टिविटी लेनी है, भारत सरकार की क्या प्राथमिकता है, राज्यों की क्या प्राथमिकता है, जिले की क्या प्राथमिकता है और विद्यालय की क्या प्राथमिकता है, इवन तक कि यहाँ तक कि विद्यालय स्तर से भी बहुत सारे इस प्रकार के सजेशन जो आए उनको इसमें लिया जाता है और उनके आधार पर ही फिर एक स्टेट का प्लान बनता है और फिर एक नेशनल लेवल से इसका अप्रूवल मिलता है। तो पीएम श्री स्कूल, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, सभी राज्यों में प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल है कम से कम हो पीएम श्री स्कूल। ये एनईपी की शोकेसिंग स्कूल होगी। एनईपी आपने देखा, उस एनईपी में जितने भी आपने देखा होगा और मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको डाला ये ग्रुप में, उसके जो शुरुआत के जो स्कूली शिक्षा के 8 जो अध्याय है, उन 8 अध्याय को देखेंगे, उन 8 अध्याय के अंदर जो जो चीजें आपको लगेगा पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, वो सारी की सारी चीजें अगर आप पीएम श्री का डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो वहां को रिलेट हो रही है। इसका मतलब जो एनईपी में बात की गई है वो लागू किस पे करके देखें, ऐसे स्कूल हो जाए। तो भारत सरकार की ये मंशा है कि अगर पीएम श्री को स्कूलों को इस प्रकार से विकसित कर दिया जाए, जिनमें जो एनईपी में जो बात कही गई है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे इन स्कूलों में शोकेसिंग के रूप में हम कर सकते हैं। ये एनईपी स्कूल होगा, यहाँ पे एनईपी टीचर होंगे, या एनईपी बच्चे होंगे, एनईपी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कुल मिला के एनईपी की अवधारणा में जो बातें आई है, चाहे वो इनोवेशन हो, कोई आइडिया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, असेसमेंट हो, लर्निंग आउटकम हो, वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे इसको लागू करना होगा स्टेट को। ग्रीन स्कूल का एक नया कंसेप्ट भी इसमें आया है, तो सेक्रेटरी सर ने भी बताया था। तो ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित प्रत्येक ब्लॉक में एक स्कूल है। अभी फर्स्ट फेज आया था जिसमें राजस्थान के 402 स्कूल आए, सेकेंड फेज आया उसमें 237 स्कूल आए। कुल मिला के अभी तक हमारे 639 स्कूलें राजस्थान में मिल चुकी है। फ्यूचर में भी मिलने के पूरे चांस है, क्योंकि हर ब्लॉक में एक लेंगे और पूरा ऑल इंडिया के अंदर लगभग 14,500 स्कूलें होगी जिनके अंदर ये पीएम श्री स्कूलें शोकेसिंग बने।